नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई। अब की बार 3 चरणों के चुनाव के दौरान वहां ना तो कोई हिंसा हुई, पत्थरबाजों की तो अब वहां हिम्मत ही नहीं होती। चुनाव बहिष्कार की बजाय वहां लोकतंत्र में बढ़ी भागीदारी दिख रही है। ये क्यों हुआ? मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब की बार आर्टिकल 370 बचा नहीं था। आतंकवाद के खिलाफ घर में घुसकर मारने वाली नरेंद्र मोदी की नीति असर दिखा रही है। यूएन में पाकिस्तान को आतंकवाद का एक्सपोर्टर घोषित करने की साफ दृष्टि भी है। लेकिन क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल वॉर लड़ रहे हैं तो उनका पैर पीछे खींचने की कोशिश हो रही है? ये सवाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान से उठ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत को लेकर जयराम रमेश का बयान था, नॉन बायोलॉजिकल पीएम ने हिंसा कर रहे इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर ली, लेकिन पिछले 16 महीनों में मिस्टर मोदी को मणिपुर के सीएम, विधायक, सांसद, नेताओं और राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी और मीडिया से बात करने और चिंता जताने का समय नहीं मिला। वो अपने आप को विश्व गुरु प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन घरेलू राजनीतिक मसलों जैसे मणिपुर और लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर चुप रहते हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ मोदी की लड़ाई को भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या कांग्रेस को हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह का गम है, इसलिए नेतन्याहू और मोदी के संवाद में मणिपुर को घसीटा जा रहा है? जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ मोदी की लड़ाई में साथ है या नहीं। मोदी की आतंक से लड़ाई तगड़ी, कांग्रेस फिर क्यों बिगड़ी? आतंक पर मोदी नेतन्याहू की चोट, क्या कांग्रेस ढूंढे खोट? यही है आज सवाल पब्लिक। इजराइल पिछले साल अक्टूबर से ही मिडिल ईस्ट में एक युद्ध लड़ रहा है। इसी युद्ध में इजराइल ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल रहे हसन नसरल्लाह पर स्ट्राइक कर उनको मौत के घाट उतारा है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ है और मिडिल ईस्ट में भारत के हित जुड़े हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। इस फोन कॉल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट था, आतंकवाद की दुनिया में कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से रोकना और अपहरण किए गए लोगों की सुरक्षित रिहाई जरूरी है। भारत शांति और स्थिरता के जल्द लौटने के प्रयासों को समर्थन देता रहेगा। लेकिन भारत की कूटनीति के मद्देनजर इस बेहद अहम संवाद में जयराम रमेश मणिपुर लेकर आ गए। कांग्रेस के इस स्टैंड के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। Let Congress party stop stoking fire in the cauldron of Manipur. I would ask a counter question. Does he support the stand of the Prime Minister as far as unity against terrorism is concerned or not? और कांग्रेस पार्टी maintains a conspicuous silence. कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड साफ साफ करे। न 370 पर कुछ बोलते हैं कश्मीर में, न आतंकवाद पर कुछ बोलते हैं। बीजेपी जब कांग्रेस पर यह सवाल उठा रही है तो यहां मैं आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार का स्टैंड भी बता दूं। बीते 28 सितंबर को जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू की रैली में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह याद दिलाई, उसी दिन संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। सुनिए दोनों के बयान। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन
गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. जब मोदी आतंकवाद के खिलाफ कूटनीति आजमा रहे हैं तो कांग्रेस को खोट दिख रहा है, लेकिन जुलाई में जब संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मणिपुर पर जवाब दिया तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। गजब है भाई। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से आतंकवाद पर सवाल पूछा तो टेप दोबारा मणिपुर का बजा। सुनिए जयराम रमेश ने रविशंकर प्रसाद के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। हमारा सवाल यही है कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों में जाते हैं, विश्व गुरु विश्व बंधु बनकर, जहां जहां युद्ध हो रहा है वहां प्रवचन देकर आते हैं। क्यों 3 मई 2023 से 17 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्यों नहीं मिले हैं राज्य के नेताओं से, पार्टियों से, चुने हुए मुख्यमंत्री से? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल वॉर में क्या कांग्रेस नरेंद्र मोदी के कदम पीछे खींच रही है? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण पॉलिटिक्स की वजह से मोदी नेतन्याहू के फोन कॉल को राजनीति में घसीटा जा रहा है? और क्या भारत के कूटनीतिक मामलों में कांग्रेस की घरेलू पॉलिटिक्स से भारत के हित प्रभावित नहीं हो रहे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, लोकेश जिंदल नेता है कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आदिल हसन प्रवक्ता हैं AIMIM के, अभिजीत अय्यर मित्रा सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल लोकेश जिंदल आपको, मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि टेरर पर कांग्रेस का स्टैंड है क्या? क्योंकि जब भी कोई एक्शन होता है तो आर्मी से भी सवाल पूछे जाते हैं, हमारी सेना से सवाल पूछे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या नहीं हुआ था। आप पाकिस्तान के मसले पर भी इस तरह के शक के दायरे में देश को लाकर खड़ा कर देते हैं और आज जब प्रधानमंत्री एक कड़ा स्टैंड ले रहे हैं कि इस देश में आतंक की कोई जगह नहीं है, इस विश्व में आतंक की कोई जगह नहीं है, तो आप इस बात पर मणिपुर क्यों घसीट रहे हैं? क्योंकि मणिपुर पर जब जवाब देते हैं प्रधानमंत्री तो आपको संसद में बैठना नहीं है, सुनना नहीं है। तो आज सिर्फ पॉलिटिक्स में ध्यान भटकाने के लिए, आतंकवाद पर लोगों की नजरें हटाने के लिए क्या कांग्रेस ये खेल खेल रही है? नमस्कार नाविका जी। आतंक और आतंकवाद ये बड़े ही गहरे शब्द हैं, इन्हें समझना आवश्यक है। जब भी कभी मासूम नागरिकों को टारगेट किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है, एक डर का माहौल पैदा किया जाता है, वो सेना द्वारा हो या फिर कोई नॉन स्टेट एक्टर द्वारा हो, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। मणिपुर में नागरिक मर रहे हैं। मई 2024 तक 226 निर्दोषों की हत्या हो चुकी है और 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और ऐसा ही कुछ हाल गाजा में है,
और वेस्ट एशिया में भी है। मैं वेस्ट एशिया में बाद में आऊंगा, लेकिन मणिपुर की अगर मैं बात करता हूं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय की जान की सुरक्षा की जाए। वो भारतीय नागरिक है, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, लेकिन क्या वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम उठाए? खुद भाजपा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वे भाजपा से प्रश्न पूछते हैं कि आपकी सीआरपीएफ क्या कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास केवल और केवल एक चुप्पी है और कुछ भी नहीं। मुद्दा यह उठता है कि अगर सरकार अपने घरेलू मामलों में विफल है तो किस अधिकार के साथ हम विश्व को बता रहे हैं कि शांति स्थापना की जाए? और दूसरी बात, इजराइल खुद गाजा में मासूम नागरिकों की हत्या कर रही है, और उस वक्त अगर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और आतंक के खिलाफ बोलते हैं तो वे ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जो लोग गाजा में मर रहे हैं, वो जो लोग लेबनान में मर रहे हैं, जो लोग पैलेस्टीन में मर रहे हैं, वे भी मासूम नागरिक है। हमें चाहिए, हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, हम विश्व में कहें कि कोई भी व्यक्ति मासूम कहीं भी हो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी लोकेश प्रकार का जिंदल जी, मुझे लगता है conflict भारत का रवैया इस पर बिल्कुल क्लियर है। आपके रवैये में जरूर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये है रोहन गुप्ता जी कि अक्टूबर में जब इजराइल पर हमला हुआ, जब लोगों को अपहरण कर लिया गया, उस पर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा। आतंक के इतना लंबा लेक्चर, इतनी बड़ी फिलॉसफी, लेकिन इजरायलियों के साथ जो हुआ उस पर बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। रोहन गुप्ता, जो भी दिखता है कांग्रेस पार्टी को आधा सच ही क्यों दिखता है? क्योंकि नेतन्याहू ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन में जब अपना भाषण दिया तो ब्लेसिंग के एरिया में भारत को डाला और कर्ज के एरिया में किसको डाला, वो उनके हाथों में जो मैप है उससे दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस को क्या पूरे विश्व की सच्चाई कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है? नविका जी, आप पिछले कुछ दिनों का जो गति क्रम पूरा देखेंगे, मैं दो ही चीज में इसको समराइज करूंगा। एक, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है, उसमें भले देश का विरोध हो या देश का बुरा हो, और दूसरा तुष्टीकरण से उनको पीछे नहीं जाना है। आप ये दोनों चीज को समराइज करेंगे तो जो जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको आपको जवाब मिल जाएगा। पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लड़ाई है, यूएन में जो अपने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, या नेतन्याहू जी से उन्होंने बात की, क्या बांग्लादेश में जिस प्रकार से वो हर जगह पे जब मोदी जी ने स्टेटमेंट किया, उसमें मणिपुर भी आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मणिपुर उसमें नहीं है। हर जगह पे आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो भाजपा सरकार ने और मोदी जी ने खूब बखूबी लड़ी है, और आने वाले दिनों में भी लड़ेंगे। और वही इस चीज का सबूत है कि जम्मू कश्मीर में जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जहां पे इनके राज्य में 10-10% वोट होता था, वहां 55-60% वोट हो रहा है, वो इस सरकार की नीतियों की देन है। और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो पाकिस्तान की बातचीत की बात करिए, उसके साथ ट्रेड की बात करिए, अलग झंडे की बात करिए, 370 वापस लाने की बात करिए, उसके साथ चुनाव लड़ रही है। अरे कौन सी आतंकवाद की आप लड़ाई कर रहे हैं? आपको तो आतंकवाद से मतलब ही नहीं है, आपको तो सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है। दूसरी चीज, अभी हमारे साथी ने गाजा की बात की, बिल्कुल, और हमेशा मोदी जी ने जब गाजा में भी मानव अधिकार की बात की तो उन्होंने कहा कि जो है निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। पर आप जब आतंकवाद की लड़ाई की बात करते हैं तब आप क्यों भूल जाते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर जब हुई, एक मुंह में से शब्द नहीं निकला। आज इनके जो जयराम रमेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूं, मणिपुर है, बाजू में बांग्लादेश भी है, मुझे बताइए एक शब्द आज तक वहां के हिंदुओं के लिए उन्होंने बुलाया? एक शब्द बताइए। आज जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, जब उन्होंने इजराइल के नेतन्याहू जी से बात की तब एक ही कहा कि आतंकवाद की लड़ाई में हम सब साथ में खड़े हैं। उन्होंने उनको हर तरीके से साथ नहीं दिया। पर यह समझना पड़ेगा नविका जी कि इनकी राजनीति कितनी खतरनाक है देश के लिए। विरोध करते करते ये कहां चले जाते इनको मालूम नहीं चलता। पर कुछ भी हो, तुष्टीकरण नहीं रुकेगा। बांग्लादेश में हिंदू बनेंगे, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। उनके जो हिमाचल में मस्जिद का अवैध निर्माण का बात होगा, हम बिल्कुल चुप रहेंगे। वहां पे कर्नाटक में गणेश विसर्जन के टाइम पे हमला होगा, हम बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको खतरा है, हमको तो तुष्टीकरण करना है। तो ये जो मानसिकता है ये देश के लिए खतरनाक मानसिकता है, बहुत खतरनाक है। अनुराग भदौरिया जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस देश में आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए कहां तक जाएंगे, तुष्टीकरण के लिए कहां तक जाएंगे?
क्या कहा था अखिलेश यादव ने बांग्लादेश पे होने वाले अत्याचार जो हो रहे थे हिंदुओं पर? क्या कहा था? वो जो अलग तरह के एक भाषा बोलने वाले जो अल्पसंख्यक, पता नहीं क्या, सीधी तरह हिंदू बोलते हुए डर लगता है। और जब मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री के कल के स्टेटमेंट के बारे में, तो उन्होंने तो कहा है कि ना आतंक सहा जाएगा और ना इस विश्व में कहीं भी वॉर को प्रमोट किया जाएगा। इस विश्व में पीस रहना चाहिए, मानव अधिकार रहने चाहिए। लेकिन विपक्ष को सिर्फ टारगेट करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे वो पर्सनल अटैक हो। हर वक्त बस एक ही एजेंडा है कि मोदी को नीचे खींचो, चाहे उसमें देश के अपने हित भी कहीं पीछे ना हो जाएं। क्यों अनुराग भदौरिया, ऐसी क्या व्यवस्था है आपकी राजनीति में? बिल्कुल, अब मेरी व्यवस्था तो पता नहीं, लेकिन आपकी क्या व्यवस्था है कि आपने बोला कि मणिपुर का टैप बजाना शुरू कर दिया। मणिपुर का टैप नजर आ रहा है आपको? बीजेपी जो टैप बजा रही 2014 से अभी तक, उस टैप के बारे में आप नहीं बता पाए। मणिपुर के अधिकार की हमने बात उठाई तो आप कह रहे हो मणिपुर का टैप बजाने लगे। मतलब मेरे अपने लोग, अपना खून, अपनी हमारी बहन बेटियों जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिन्हें घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हम बात उठाते तो आप कह रहे हो मणिपुर का टैप बजाने लगे। वाह नाविका जी, ये तो कमाल की बात है। आप अगर टैप बजाना तो बीजेपी से पूछिए। अभी बोल रहे थे, ये भूल गए पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। 3 साल तक उनके साथ सरकार में थे, मलाई खा रहे थे, तब याद नहीं आया। और कह रहे थे कुछ दिनों से बड़ा समरी करेंगे, पिछले कुछ दिनों की समरी करेंगे। तो मुझे तो यही गुप्ता जी याद आता है कि आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों की समरी करूं, तो आज बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। यही समरी मुझे नजर आई। और जहां तक की बात आप कर रहे थे कि अरे बोलिए ना, देखिए बहुत अच्छी बात है, अनुराग जी, अच्छी बात है। जवाब ले लो। आप बात करते उत्तर, अगर देश की बात करेंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो, जवाब दीजिएगा। मैंने तो एक लाइटर नोट में बोला, पर्यावरण रक्षक अगर यहाँ पे आते हैं, हितेश सोनम जी आ रहे हैं, तो आप उनको लद्दाख से आए हैं, देश में पर्यावरण रक्षा की बात करें, उनको आप गिरफ्तार करें। आपने बोला है तो जवाब सुन लीजिए ना। बात ही कर रहे हैं हमारे नेता लगातार भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े जाते हैं, बलात्कार में नहीं पकड़े जाते हैं। मुख्यमंत्रियों को, अरे सुन लो, मैं क्या जवाब बोलूं भाई? देश के साथ खड़े रहिए। अरे मैं बोल लूं भाई, बोलने दीजिए, परेशान विरोध करना चाहिए, पर इतने विरोध में पागल मत हो जाइए। अरे मैंने पिछले दिनों की समरी बताई आपको, पिछले दिनों की समरी, पिछले दिनों की, कुछ दिनों की समरी देखें तो आप कांग्रेस का गाना गा रहे थे, आज बीजेपी का गाना गा रहे हैं। बस इतनी समरी मुझे समझ में आई। और वो बात जो पहले आप कहते थे बीजेपी के लिए, आज ये बिल्कुल समरी है, क्योंकि मैं देश के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। मैं आपकी तरह देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा, मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। ये गद्दारी से नहीं होती है कि जहाँ पन्नू के स्टेटमेंट को आतंकवाद जो है वो देश का फायदा उठाए देश के विरोधी, आप उनके साथ खड़े हैं। ये इंडी के नाम के आप लोग जो कर रहे हैं, ये खेल बंद करिए। ये पन्नू के साथ आप खड़े हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बोला कि सीबीआई को आप पिंजरे का तोता मत समझिए, ये हमने नहीं बोला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। आप पे उंगली उठाई सर्वोच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश में क्या कहा था कि कांग्रेस चालू पार्टी है, तो आप मानते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, फिर इंडी में क्यों कांग्रेस के साथ चले गए? आपके पास जवाब है? आप बताइए। मणिपुर की बात नहीं करेंगे आपने? नहीं, जो अन्याय हमारे देश के अंदर में लगातार बढ़ता जा रहा है, उस अन्याय पे बात नहीं करेंगे जो नफरत की राजनीति। आप बोले थे क्या अनुराग भदौरिया जी? अब मैं बीच में आती हूँ। आपने मणिपुर का मुद्दा उठाना है, आप जरूर उठाइए। मैं कतई नहीं कहूंगी कि मणिपुर इंपॉर्टेंट नहीं है, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब देश की कूटनीति की बात हो रही है, तब मणिपुर को लाना क्या भटकाने का काम नहीं है? और अगर आपको देश की इतनी चिंता है तो आप अयोध्या के रेप पर कुछ नहीं बोले, आप बंगाल में आरजी कार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, तब आपको वहां जाना नहीं पड़ता, तब आपको कोई सवाल उठाना नहीं होता। आपकी अलायंस हो तो सही, अगर बीजेपी की पीडीपी से अलायंस हो तो जवाब 10 साल चलते रहेंगे। इस तरह की आपकी हिपोक्रेसी चलेगी नहीं। लेकिन आदिल हसन साहब, मैं सीधा पूछना चाहती हूँ, हसन नासरल्लाह के मौत पर तो इतना दुख हो रहा है कि कैंडल लाइट मार्च हो रहा है, लेकिन इजराइल में जो लोग मारे गए, जिनका अपहरण हुआ, उनके बारे में एक शब्द नहीं। प्रधानमंत्री अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो सारे
विपक्षी दल जो है वो खड़े हो जाते हैं, ये सवाल वो सवाल। क्या इस वक्त जो विश्व में हो रहा है उस पर आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है? मैम, असल बात है कि हम गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। प्रधानमंत्री जी के लिए यही शेर बहुत काफी है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और दूसरे प्रदेश का आप लोग जो दूसरे देशों की वकालत करते हैं, पहले अपने घर में सुधार कीजिए। चाइना घुस रहा है, बाली में शीशा गिलास मत टकराइए। प्रधानमंत्री से पूछिए कि बंगारू लक्ष्मण इनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली में पकड़ाए थे, ये भाजपा का किरदार है। और भाजपा महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई है, ये भाजपा का सरकार है। वहां पर 2 झंडा लगा हुआ था। अफजल गुरु को पीडीपी क्या कहती थी, उसके साथ भाजपा सत्ता के लिए सरकार बनाई है। अजहर मसूद को कंधार जाकर छोड़ी है, वो भाजपा का कैरेक्टर है। और इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोया है आतंकवाद के नाम पे। तो प्रधानमंत्री से सुनना नहीं पड़ेगा कि जाकर नवाज शरीफ के घर पर, अफगानिस्तान से हो रहे नवाज शरीफ के घर चले गए, बिरयानी खाए कि मोमो खाए, भगवान जानता है क्या होता है। प्रधानमंत्री से ये नहीं बताना पड़ेगा। पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना इन्हीं के वक्त हुआ। कश्मीर में जो ज्यादती हुई, चाइना जो घुस रहा है उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। मणिपुर की बेटियों पे जो अत्याचार हुआ उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। सिर्फ विदेश पर प्रधानमंत्री को बोलिए कि प्रवचन मंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अकाउंटेबिलिटी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। देश के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं है। और भारत बहुत प्राचीन देश है। 2014 में कंगना रनौत के टेप से नहीं भारत आजाद हुआ है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है, तब ये देश आजाद हुआ है। फजले हक खैराबादी से टीपू सुल्तान ले लीजिए, हमारे उलेमाओं ने चटगांव से लेकर लाहौर तक पेड़ पर शहीद हुए थे, फांसी का फंदा चुका था, तब देश आजाद हुआ है। तो प्रधानमंत्री को बोलिए कि घर को पहले सुधारे, उसके बाद जाकर दूसरे जगह अपना प्रवचन दे। प्रधानमंत्री है, प्रवचन मंत्री नहीं है। और 370 पर उनका क्या स्टैंड है? मान लिया बहुत से लोगों ने बलिदान दिए तो देश आजाद हुआ, लेकिन आप ये तो बता दीजिए आतंक पर आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड जाकिर नायक पर क्या है? आपका स्टैंड पाकिस्तान पर क्या है? आपका स्टैंड याकूब मेमन पर क्या है, जो जाकर रात को खटखटाया था दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का? कहते तो पूछिए कीर्ति झा से और मणिशंकर अय्यर से कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान में भारत की क्या वकालत की थी। हमारा वो कैरेक्टर है, हमारे कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। हम नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने नहीं जाते हैं, हम जाकर प्रवचन नहीं देते। हम इस देश की चिंता होती है, कश्मीरी पंडित का ही मुद्दा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं। हम अफजल गुरु के साथी लोग के साथ सरकार नहीं बनाते हैं। कंधार में अजहर मसूद को हम नहीं छोड़ते हैं जाकर, यही भाजपा सरकार छोड़ी थी। रक्षा दलाली हम नहीं करते हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, आदिल हसन साहब का कहना है कि अगर किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत है तो वो बीजेपी को, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी तो इतना देश का नाम रोशन कर चुके हैं कि क्या बात है। ये सच्चाई है। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूंगा। अगर इनको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने देश का नाम रोशन किया है, वैसे असदुद्दीन ओवैसी का ट्विटर टाइमलाइन तो देख लीजिए। उन्होंने एक बार भी जो लेबनान में हो रहा है उसको कंडेम नहीं किया है। दूसरे के ट्वीट रीट्वीट किए जा रहे हैं, पर खुद अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला है लेबनान के बारे में। क्यों? क्योंकि वो शिया है। गाजा के बारे में तो बहुत कुछ बोल रहे थे क्योंकि वो सुन्नी है। तो ये एक सुन्नी सुप्रेमिसिस्ट है जो बस सुन्नी कॉजेस को जहां पर भी है बोला जाता है कि वो शिया है, पर मेरे को लगता नहीं है उनके ट्विटर टाइमलाइन से, क्योंकि जब लेबनान की बात आती है एकदम चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। तो पता नहीं कौन से उम्मा की वो खिदमत कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया में बैठ के वोट काटने का काम करते हैं और कुछ करते तो है नहीं। इनका कोई पार्टी इतना बड़ा भी नहीं है, कहीं और सीट भी नहीं मिलता है, तो भाई कहां से मुसलमान शेर बन गए। मुसलमान इश्यू पे तो बात नहीं करते हैं, बस गाजा पे बात करते हैं। अब इनको लगता है कि ये फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया है, तो कंग्रेचुलेशंस टू देम। मैडम जवाब देना चाहेंगे? जवाब दीजिए मैडम। इनको अभिजीत अय्यर से पूछिए, बोलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 640 क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठाया, उसमें हिंदू और मुसलमान, स्कूल और हॉस्पिटल सबका उठाया। मोदी सरकार को बोला चलिए चाइना में डोकलाम कब्जा कर रहा है, पूरे एमपी का डेलीगेशन ले जाइए। मोदी सरकार नहीं गए। दारुसलाम देख लीजिए, माथे पर टोपी हो,
तिलक हो और क्रॉस हो या पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल है। इसलिए 1958 से लेकर दारुसलाम का दरवाजा सबके लिए खुला है। हम जात और मजहब नहीं देखते हैं, हम इंसानियत देखते हैं। इसीलिए 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद जीत रहे हैं। हम नहीं बोलते हैं कि आई लव कोक, आई लव बीफ। आप भारत की कूटनीति के साथ हैं या नहीं? आप चाहते हैं कि भारत देश आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो या नहीं? सवाल इतना सा है। 100% हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा स्टैंड तो फिर जब प्रधानमंत्री आतंक की बात करते हैं तो आप गाड़ी का रुख मोड़ क्यों देते हैं? रोहन गुप्ता, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। हम ड्रामा नहीं करते हैं, हम प्रवचन नहीं करते हैं, हम देश के साथ हैं। हम देख रहे हैं कब से ये भाषण दे रहे हैं, इनके नेता सिर्फ एक काम कर रहे हैं। अब इनकी दुकान उनको लग रहा है नविका जी बंद होने वाली है और इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं। इसीलिए जो AIMIM का जो दिया जो फड़क रहा था वो ज्यादा फड़क रहा है और कुछ नहीं है। अभी वक्फ बोर्ड पे कहते हैं कि नहीं हमारी मस्जिद, अरे वक्फ बोर्ड में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मस्जिद कोई ले लेगा, पर इनको भड़काना है। मुसलमान भाई बहनों को भड़का के अपनी राजनीति करनी है। जब हिंदुओं के साथ में कुछ होता है बांग्लादेश, तब उनके मुंह में दही जम जाता है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हम सबकी बात करते हैं, तो क्यों सिर्फ मुस्लिम सीटें ही लड़ते हैं आप लोग? क्यों और कोई सीट नहीं लड़ते हैं? अरे आप छोड़िए, आपकी ये जो पोलराइजेशन की राजनीति है वो देश के लिए खतरनाक है। जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म और जाति नहीं होती है। आतंकवाद आतंकवाद होता है। पहली बात आपको यह समझना पड़ेगा। दूसरी बात, तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। अगर देश में कुछ इलीगल है, अवैध है, तो वो अवैध है, वो हिंदू का हो या मुसलमान को, ये आपको समझना पड़ेगा। हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा नाविजा की सबसे पहले देश है। देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लिए अच्छा बोलते हैं तब देश का जो राजनीति है उसके अंदर नहीं आना चाहिए, उसके साथ हमको खड़े रहना चाहिए। देश के आंतरिक मामले प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, भाजपा से विफलताओं के सवाल पूछिए। आपके पास आदिल हसन साहब, लेकिन अनुराग भदौरिया जी ने पहले हाथ उठाया है। अनुराग भदौरिया जी, मैं पूछना चाहती हूं, जब ईरान इजराइल को अगर टारगेट करता है तब आप चुप क्यों रहते हैं? सवाल यह भी है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सेस ऑफ ब्लेसिंग जो दिखाया है नेतन्याहू में, आप समझते हैं कि भारत अच्छे और अच्छाई के साथ खड़ा है और इजराइल आज तो दोस्त नहीं बना इस देश का? 1971 की वॉर में भी इजराइल ने आके भारत की मदद की थी। भूल गए हैं आप हिस्ट्री? आज आपको प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना याद आया? देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पे सवाल इस बात के लिए उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के बारे में मां बोलने से डरती क्यों है। सवाल इस बात पर उठ रहा है कि आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि आप बुलडोजर को आप क्यों इसका दुरुपयोग कर रहे थे? बताइए। आप किसी को दोषी आरोप लगाने पे उसका घर तोड़ दे रहे थे। एक का घर तोड़ रहे, बगल वाला, एक जिसका घर तोड़ रहे इलीगल, बगल वाला लीगल हो गया। तो इस पे आवाज नहीं उठनी चाहिए। आवाज नहीं उठनी चाहिए कि आपने अकबरनगर लखनऊ के अंदर में पूरा बुलडोज कर दिया, जमीन दोज कर दिया। क्यों कर दिया आपने भाई? किस बात पे कर दिया? क्योंकि आपने बिजली कनेक्शन आपने दिया, पानी इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपने दिया, वोटर आईडी आपने बनवाया, रजिस्ट्री आपने की, उसके बाद उनका वोट आपने लिया, वोट लीगल। उसके बाद जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो पूरा आपने कॉलोनी गिरा दी। अच्छा चलिए, आपने अकबरनगर गिरा दिया, बुलडोजर आगे बढ़ा ही नहीं। उसके बाद वो पंतनगर जाते जाते उसका डीजल खत्म हो गया। तो क्या एक कॉलोनी लीगल इलीगल और एक कॉलोनी इलीगल हो जाती है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला ना कि भाई ये जो बुलडोजर है किसी को दोषी और आरोपित होने पर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, क्या हाल हो गया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का? आपके नेताजी कभी देश के रक्षा मंत्री थे, आज आप वहां मिडिल ईस्ट पर कोई लफ्ज बोलने के लिए राजी ही नहीं है। आप मणिपुर पर आ गए, फिर बुलडोजर पर आ गए, लेकिन इजराइल के ऊपर बोलती आपकी बंद क्यों है? अभिजीत अय्यर मित्रा जी, ये ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मणिपुर से बुलडोजर से लेकर अतिक्रमण पर आकर रुक जाती है और कभी भी इनको इजराइल पर कुछ बोलने नहीं देती? देखिए, ये बेसिकली ये आतंकवादी समर्थक हैं, ये फैक्ट है। तो जब भी आप इसको हाईलाइट करते हैं, नविका जी मैं बात करूंगा, ये बात करेंगे, आप बताइए। आप अनुराग भदौरिया जी को तो जानते हैं। मैं बोल लूं? नहीं, तो उनको म्यूट कर दीजिए। अब आपका समय खत्म हो गया अनुराग जी। अब आप सुनिए, फिर बोलिएगा। जब अभिजीत बोल चुके होंगे तब आप बोलिएगा। हमने देश की बात की, अंतर्राष्ट्रीय बात भी करूंगा। नहीं, आप तो बुलडोजर में अटक
भटक कर रह गए थे, क्योंकि आपको मुद्दे को भटकाना है। लेकिन आप विराम दीजिए और अभिजीत अय्यर मित्रा की बात सुनिए। अभिजीत, देखिए, ये बहुत आसान सी चीज है। ये सब किसी भी तरीके से ये इन आतंकवादियों का या तो हिजबुल्लाह के, हमास का समर्थन करना चाहते हैं। पर जब इनसे पूछा जाता है, ये हर चीज ले आते हैं। मणिपुर का इश्यू ले आएंगे, फिर कहीं और का इश्यू ले आएंगे, काजीरंगा में गैंडे क्यों कम हो रहे हैं वो ले आएंगे, चाय का दाम क्यों बढ़ रहा है ये ले आएंगे, हर चीज पे बात करेंगे। पर ये नहीं बात करेंगे 7 अक्टूबर को क्या गाजा का एक भी ट्रिप ऑक्यूपाइड था? नहीं। तो किस चीज का रेजिस्टेंस था? जब औरतों को का बलात्कार किया गया और उनको बेरहमी से मारा गया, जिंदा जलाया गया, और उनके लाश सब आके गाजा में आके बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ और पूरा गाजा निकल के उसको उस दिवस को सेलिब्रेट कर रहा था। अब इनको नहीं लगा ये सब मासूम है? क्या कोई मासूम इंसान ऐसे सेलिब्रेट करता है इतने बेरहमी से किसी को मारना? दूसरा, जब हिजबुल्लाह 9001 साल से 9000 रॉकेट फेंकता रहा इजराइल पे, तब ये मुंह नहीं खोलते हैं। पर जब इनका कंस्टिट्यूएंसी का जब ये होता है तब ये मुंह खोलते हैं। सभी को पता है सापा को कौन वोट देता है। अनुराग भदौरिया जी, आपने कहा कि आप आतंकवाद कहीं भी होगा उसके खिलाफ खड़े हैं। हालांकि अभी तक आप कुछ औपचारिक तौर पर बोले नहीं थे आपकी पार्टी ने, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए मैं मान लेती हूँ। अब मैं 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये इजराइल की भूमि पर जिस तरह से पैराशूट गिर रहे थे और लोगों को मार रहे थे, ये आतंकवाद था या नहीं था? अनुराग भदौरिया जी, हां या ना? ये आतंकवाद था या नहीं था? मैंने आपसे पहले ही बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, फिर रिपीट कर रहा हूं। जहां भी निर्दोष मारे जाएंगे, जहां भी आतंकवाद होगा, हम उसका समर्थन नहीं करते। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप एजेंडा चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी बात नहीं कोई सुनने वाला है। हम लोग साफ साफ तो कह रहे हैं, पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है कि 7 तारीख 2023 इजराइल में आतंकवाद हुआ, हाँ या ना बोलने में क्यों दिक्कत आ रही है? हिंदुस्तान महात्मा गांधी को मानने वाला देश है। आतंकवाद हुआ कि नहीं हुआ? देश है। आतंकवाद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ क्या ना? अरे मैंने आपसे क्या बोला, आप सुन तो लीजिए। अरे आप चिल्लाना बंद करेंगे तब ना, आप चिल्लाना बंद करेंगे, हम जवाब दे देते। आपको लगता नहीं मतलब का जवाब नहीं मिला तो आप चिल्लाना शुरू कर। मैंने तो हाँ या ना में जवाब देने को कहा। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ या ना का जवाब आपको लेक्चर में क्यों देना होता है? आप लेक्चर मत दीजिए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, सीधा सा सवाल है। डिबेट में भी करेंगे क्या? डिबेट करेंगे ना, पहले आप आप भटकाइए मत। आदिल हसन जी, मैं आपसे पूछती हूँ, ये इजराइल में जब पैराशूट से लोग उतरकर इजरायलियों को मार रहे थे, बाहर आए टूरिस्ट को मार रहे थे, ये आतंकवाद था, हाँ या ना? मैडम, इससे पहले का जवाब भी सुन लीजिए। जब बांग्लादेश की मुसीबत मोदी जी क्यों खरीदे? 57 मुस्लिम देश है, भेजते थे मैडम को वहां, आप क्यों भारत में वो मुसीबत कर दे? और हमने हिंदू को, राणा रणजीत सिंह को शिवहर से टिकट दिया था, वो राजपूत कम्युनिटी से का, सिर्फ एमआईएम 18 विधानसभा में 5 नॉन मुस्लिम को हमने टिकट दिया था। मुसीबत आप खरीदते हैं, देश पर लाद देते हैं आप मुसीबत। आज क्या आपको बोल रहे हैं? से पहले आपने आपकी बात का कोई कॉन्टेक्स्ट मुझे तो समझ में नहीं आया, और किसी विद्वान को आया है तो मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि आपको जवाब दें। लेकिन आदिल हसन, सवाल पूछ रही हूं, 7 अक्टूबर 2023 को जब ये पैराशूट से अटैक्स इजराइल में हुए थे, ये आतंकवाद था या नहीं था? हाँ या ना? हमारा सुनिए, आप ये यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति का शो में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने जवाब देने आया हूं। तो सुनिया जाए तो सवाल तो मैं पूछूंगी ना। सुनिए, अमिताभ बच्चन तो आएंगे नहीं, मैं ही पूछूंगी डिबेट शो में। आप अमिताभ बच्चन नहीं है। प्रॉब्लम ही यही है कि आपको करोड़पति बनने का ही खेल खेलना है, आपको खेल ही करोड़पति बनने का खेलना है। आपकी प्रॉब्लम ये है, आतंकवाद पर आपके पास जवाब है नहीं, खेलना है आपको करोड़पति। करोड़पति आप जब बनेंगे, जैसे बनेंगे, ये आपका मसला है। मैं सवाल पूछ रही हूं और इस डिबेट पे पब्लिक के सवाल पूछे जाते हैं और पब्लिक पूछ रही है, आप 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ था इजराइल में, उसे आतंकवाद मानते हैं, हाँ या ना?
ये है कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन पे क्या कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, पंडित नेहरू ने क्या कहा, मोदी सरकार भैया इतनी पीछे मत जाइए। चलिए आपके पास जवाब नहीं है। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे पूछती हूँ, ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें चल रही हैं, ये आतंकवाद था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उम्मीद करती हूँ पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ इस डिबेट में सब के सब, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आंसर आना चाहिए, आप समझते होंगे। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्या ये आतंकवाद था या नहीं? बिल्कुल आतंकवाद था। सूडान में भी जो अभी हो रहा है, जहां 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, वो भी आतंकवाद है। जो गाजा में हुआ वो भी आतंकवाद है। तो आप मोदी के साथ खड़े हैं? मोबाइल, तो आप मोदी के साथ खड़े हैं? नहीं, सुनिए, आप मोदी के साथ खड़े हैं? हम भारत देश के साथ खड़े हैं। हम मणिपुर के भारतीय जो मर रहे हैं उनके साथ भारत खड़े के हैं। ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, शायद आपको पता नहीं है। जी से विनती करना चाहते हैं कि मणिपुरी भारतीयों का भी सुरक्षा करें। एक विजिट वहां चले जाए मणिपुर में, वहां पर जाकर वहां जो लोग मर रहे हैं, कमाल है। के आसपास तो फिर 1971 में रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों इजराइल को ले आए बीच में? पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी थी तो क्यों इजराइल को ले आए? ये किस तरह की बेतुकी सी बातें यहाँ, किस तरह के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, आपकी समझ में कुछ आ रहा है? मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है नाविका जी कि जब भी आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, तब भी यहाँ पे जितने हमारे साथी बैठे हैं उनके लिए तुष्टीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपने घूम फिर के सवाल पूछा कि इजराइल के जो लोगों के खिलाफ वो आतंकवाद है कि नहीं। अरे सब लोग मरते हैं, अरे अब वो तो बात सही है ना। और ये देश ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा कि जो पैलेस्टाइन में हुआ वो भी ठीक नहीं है, सिविलियन के ऊपर हमला नहीं होनी चाहिए। पर आतंकवाद का कोई डर नहीं होता। जब तक विपक्ष ये बात नहीं समझेगा तब तक आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई वो ठीक से नहीं लड़ सकते। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद था, जब इनका शासन था, आतंकवाद कई लोग कभी भी सफाया नहीं कर पाए, क्योंकि तुष्टीकरण बीच में आता था। और आतंकियों में आप फर्क समझ जाइए। लोकेश जिंदल जी, कहां आतंकवाद हो रहा है, कहां आतंकी है, किसको आतंक कहते हैं, किसको आतंकवादी कहते हैं, शायद इस देश की राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई उत्तर प्रदेश से सवाल है, इजराइल और लेबनान में कुछ हुआ तो भारत में एक पक्ष में मातम क्यों मच रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुआ अत्याचार क्यों नहीं दिखता? अनुराग भदौरिया जी जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको साफ बता रहा हूं, जहां मैंने कहा ना, हिंदुस्तान शांतिप्रिय देश है, महात्मा गांधी का देश है, अहिंसा का देश है। किसी मासूम के ऊपर में कोई भी हमला होगा तो हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करता। हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से रहे। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य लगा नाविका जी, आपने बोला एक हमारे पैनलिस्ट से बोला, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, तो आप कह रहे इतना पीछे कहां से आ रहे हो? अरे भैया, बीजेपी तो पीछे ही जी रही है। 1947 से आगे नहीं बढ़ते। पंडित नेहरू की बात करेंगे, इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे, कब बात करते हैं? 2014 की बात की तो बात ही नहीं करते कभी भी। प्रॉब्लम, और आप कह रहे हो इतने पीछे कहां जा रहे हो? प्रॉब्लम आपकी भी यही है, ऑब्सेशन इतना है आपको बीजेपी से कि एंकर सवाल पूछ रहा है 2023 अक्टूबर 7 का, आप 1947 में ही अटक जाते हैं, क्योंकि आपको भी वही बात करना है। लेकिन पब्लिक का और सवाल, संजय कुमार यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब मुंबई पर अटैक हुआ तो सरकार कठोर कदम नहीं उठा पाई, और आज प्रधानमंत्री मोदी के समय कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीति क्यों कर रही है? लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। जी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा हमारे भाई को कि जब मुंबई के हमले के बाद में आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप बॉर्डर के पास अगर हुआ था भारत के इतिहास में, तो वो मुंबई के अटैक हमले के बाद हुआ। और हम पूरी तरह से तैयार थे कि जब अगर भारत की सुरक्षा पर प्रश्न उठता तो भारत उठ चुका था लोकेश जिंदल जी। और फनी मेजर तब के एयर चीफ को आपने पढ़ा नहीं, उन्होंने किताब में लिखा कि वो परमिशन मांगते रहे, फोन कभी आया नहीं। रोहन गुप्ता जी, क्या मैं गलत बोल रही हूं?
क्या मैं गलत बोल रही हूँ? फॉर्मर एयरफोर्स चीफ क्या गलत बोल रहे थे? नविका जी, हमला हो चुका था। देखिए नविका जी, आतंकवाद की लड़ाई में कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। जब देश के दुश्मन देश के ऊपर हमला करते हैं तब सबको खड़े होकर उसको खदेड़ना है, और यही हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक को हर जगह पे ये सरकार ने किया, और जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके चुनाव हुए, चैलेंज 60 साल में ये लोग करवा पाए, क्योंकि उनको हुर्रियत से डरना था, उनको डर लगता था। आज जो पार्टी देश तोड़ने की बात कर रही है, देश के खिलाफ की बात कर रही है, उनके साथ करें। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान के साथ आज ट्रेड की बात कर रहे हैं। अरे ऐसी जो जहां पे आतंकवाद की बात है नविका जी, वहां पे कोई टॉलरेंस मोदी सरकार नहीं रखेगी। और आतंकवाद कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हमको सबको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लगना चाहिए। उसमें तुष्टिकरण शंकर लाल राठौर का देवास एमपी से सवाल है, बीजेपी के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने आर्टिकल 370 हटाने की हिम्मत दिखाई? मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, मणिपुर का मुद्दा पिछले 1.5 साल का तो है नहीं, ये विवाद तो बहुत पुराना है। 17 महीने से पहले कब ऐसा हुआ जब कांग्रेस, सपा और एआईएमआईएम ने मणिपुर की बात की हो? प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, नाविका जी मेरा सवाल नहीं सजेशन है। अनुराग भदौरिया जी के साथ आप लगातार 1 हफ्ते इंटरव्यू कर लीजिए और मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, हर मुद्दे पर एक दिन बात करने के लिए बुला लीजिए, लेकिन शर्त यह होगी कि आगे किसी डिबेट में ये मुद्दे को भटकाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। अनुराग जी सुन लिया आपने क्या क्या सजेशन आ रहे हैं। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, लोकेश जी से पूछना चाहता हूं क्या बंगाल के हिंदुओं का ह्यूमन राइट नहीं है क्या? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, कांग्रेस राज के खुद इनके गृह मंत्री कश्मीर जाने से डरते थे, अब जब हालात सुधर गए हैं तो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल गहरे हैं, पब्लिक सब जानती है, लेकिन पब्लिक को जम्मू कश्मीर में चुनाव में हिंसा कम नजर नहीं आ रही, नजर आ रहा है तो मणिपुर पर सवाल। क्या ये भटकाने की राजनीति है? यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम अपने पैनलिस्ट का और दर्शकों आपका धन्यवाद करती हूं। आज बस इतना ही। नमस्कार।